नमस्कार, स्वागत है आपका साइंस विद मनीता में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स के बारे में, सूचक के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में कि इनको हम कैसे यूज में लाते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि कोई भी पदार्थ सॉल्यूशन उसका नेचर एसिड है या बेस है। और इंडिकेटर्स भी हमने देखे थे, नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जैसे कि लिटमस पेपर कॉमनली यूज किया जाता है। सिंथेटिक के अंदर फिनोक्थेलिन और मेथिल ऑरेंज का यूज होता है। ये इंडिकेटर्स हमें ये तो बता देते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि उन एसिड या जो बेसिक सॉल्यूशन है, एल्कलीन सॉल्यूशन है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो किससे पता लगाया जाता है? पीएच स्केल से पता लगाया जाता है। पीएच स्केल को डेवलप किया था 1909 में, 1909 में सोरेनसन ने डेवलप किया था। और जो पीएच स्केल की वैल्यू होती है वो होती है 0 to 14। ये पीएच स्केल क्या करता है कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताता है, जिसे हम एक स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं। पीएच में जो लेटर पी है, ये एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। और लेटर एच है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H+। अब क्या होता है देखिए, the pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in that। pH वैल्यू हमेशा किसी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो pH वैल्यू कम होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो pH वैल्यू फिर ज्यादा होगी। देखिए होता ये है कि न्यूट्रल वाटर का pH होता है 7। अब जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन भी होता है और हाइड्रोक्सिल आयन भी होता है। हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जिसको हम लिखते हैं OH- से। तो अब क्या होता है कि जब ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जब बराबर है, तो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है और उसकी पीएच होती है 7। लेकिन अगर वाटर के अंदर हम एसिड ऐड करते हैं तो एसिड क्या करेगा? एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देंगे और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम रहेगी। तो जो पीएच स्केल पर जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा? 7 से डाउन रीडिंग हमारी आएगी। इसी तरीके से जब हम वाटर के अंदर किसी बेस को डालेंगे, बेस देता है हाइड्रोक्सिल यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या होगा कि जब वाटर के अंदर अब हमने बेस डाला, इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो क्या होगा? जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा? पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी और जो हमारे स्केल पर रीडिंग आएगी वो 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आएगी। तो इस तरीके से इस स्केल पर चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी एसिड या कोई भी क्षार उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब हम जानेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। Universal indicator, it is a mixture of many different indicators or dyes which gives different color at different pH values of the entire pH scale। देखिए जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉमन इंडिकेटर्स है जैसे कि लिटमस पेपर है, वो सिर्फ इतना ही बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन बेस है या एसिड है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ये उससे हमें पता नहीं चलता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखिए क्या होता है कि ये जैसे लिटमस पेपर होता है उसी तरीके से ये पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इसका सॉल्यूशन भी होता है। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है इसमें कई सारी डिफरेंट इंडिकेटर्स या डाइज होती हैं, जो जैसे ही पीएच वैल्यू चेंज होती है तो क्या होगा कि चेंज होती हुई पीएच वैल्यू पर ये अपना कलर चेंज करता है। जैसा कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। यहाँ आप डायग्राम में देखिए कि जैसे ये न्यूट्रल 7 है,
पीएच वैल्यू जब 7 होती है तो उसे न्यूट्रल यानी कि उदासीन कहते हैं। क्यों कहते हैं उदासीन? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, समान होती है। लेकिन जैसे ही देखिए हम इस तरफ बढ़ते हैं, पीएच वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ 0 की तरफ जा रही है, तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब देखिए 8, 9, 10, 11 एसिड 14 की तरफ पीएच वैल्यू जाती है, जब पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती जाती है और बेसिक नेचर है वो सॉल्यूशन का बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो हमें करना क्या होता है कि देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो आता है, अगर ये पेपर फॉर्म में है लैब में आपके पास में, तो इस पर पीएच स्केल भी साथ में दिया होता है जिस पर अलग अलग कलर्स शो होते हैं। तो करना क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी अगर हमें पीएच निकालने, कोई भी सॉल्यूशन चाहे एसिड ले लीजिए या बेस ले लीजिए, उसके कुछ ड्रॉप्स आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पर डाल दीजिए, तो क्या होगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर अपना कलर चेंज करेगा और जो कलर आएगा उसको हम पेपर से मैच करेंगे जो साथ में ही दिया हुआ होता है। पीएच स्केल हमेशा साथ में ही आई होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर के। मान लीजिए कि ऐसा डीप रेड कलर आया, आपने सॉल्यूशन लिया और उसकी कुछ ड्रॉप आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डाली, डीप रेड कलर आया, तो आपको पता लग जाएगा कि पीएच वैल्यू क्या है, 0 है। 0 होने का मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का आप पता लगा सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा अम्लीय है या क्षारीय है। नॉर्मली देखिए क्या होता है कि 0, 1, 2, 3 तक, यहाँ तक जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसी तरीके से 12, 13, 14 पीएच वैल्यू वाले जो बेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि कोई भी जो सॉल्यूशन है हमारा, उसका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। और अगर एसिडिक नेचर है तो उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, और अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या है। अब इसीलिए आप देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है पीएच वैल्यू 10। तो ये चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसीलिए इसको एज अ एंटासिड यूज कर लिया जाता है। तो क्या होगा कि ये एसिड के इफेक्ट को तो न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर इंडाइजेशन की वजह से एसिडिटी बढ़ गई तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन चूंकि ये वीक है तो ये हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि पीएच का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे स्टमक में एक्सेस में एसिड हो जाता है तो हम कहते हैं कि एसिडिटी बढ़ चुकी है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस इंडाइजेशन को ट्रीट हम किससे कर सकते हैं, एंटासिड्स से ट्रीट करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, जनरली बेस होता है उनका नेचर। तो ये एंटासिड्स क्या करेंगे, एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कॉमन एंटासिड्स जो यूज होते हैं वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या करेंगे, जो एक्सेस में एसिड बन गया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, तो ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये जो एंटासिड्स हैं इनका बेसिक नेचर होता है। सेकंड है pH changes as the cause of tooth decay। कि pH चेंज होने पर कैसे दांतों का क्षरण होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, कोई शुगरी फूड खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं,
तो यदि अगर खाना खाने के बाद अच्छी तरीके से ब्रश नहीं किया हुआ होता है तो क्या होगा, बैक्टीरिया डेवलप होंगे और ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे मुंह के अंदर शुगर को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, एसिड में, है ना। शुगर का ब्रेक डाउन करके एसिड्स बना देता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड। अब जब हमारे माउथ में ये एसिड बना दिया बैक्टीरिया ने, तो क्या होगा कि जो एसिड की वैल्यू जब हमारे माउथ के अंदर 5.5 से नीचे चली जाती है, 5.5 से बिलो हो जाती है, तो दांतों का क्षरण या टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो एसिड बना दे, कि हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है हमारे दांतों का इनेमल, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, और बहुत ही हार्डेस्ट इसीलिए है क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चली गई तो क्या होगा कि ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालेगा कि जो इनेमल है इसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या कर सकते हैं हम, बेस्ट वे क्या है टूथ डिके को प्रिवेंट करने का, कि जब भी आप खाना खाने के बाद हमेशा मुंह को अच्छे से धोना चाहिए। टूथपेस्ट है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर होता है टूथपेस्ट का, और एल्कलाइन होने की वजह से क्या होता है, ये एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसीलिए जब टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं हम, तो क्या होता है, बैक्टीरिया फिर ग्रो नहीं करते हैं, हमारे दांत खराब नहीं होते हैं। पीएच में बदलाव पौधों और जंतुओं पर भी पड़ता है। कैसे, सबसे पहले हम ये जानते हैं पौधे कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए, ज्यादातर जो पौधे होते हैं, अगर मिट्टी का पीएच 7 के आसपास हो तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर 8.3 से ज्यादा हो जाए या फिर मिट्टी का पीएच 4 से कम हो जाए, 4 से कम हो जाएगा, तो कैसा नेचर होगा सॉइल का, एसिडिक नेचर होगा। अगर 8.3 या इससे ज्यादा हो जाए तो कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है या बहुत ज्यादा क्षारीय है तो क्या होगा कि प्लांट का सर्वाइवल नहीं होगा, अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अब क्या कर सकते हैं हम, मिट्टी में अगर अम्लता या क्षारीयता बढ़ जाए, एसिड नेचर या बेसिक नेचर अगर मिट्टी का बढ़ जाता है, तब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, अगर एसिडिक नेचर बढ़ा हुआ है तो हम क्विक लाइम जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तीनों ही मिलाए जा सकते हैं क्योंकि ये तीनों का नेचर है, बेस है, क्षार है। तो ये क्या करेंगे, मिट्टी की अम्लता को कम कर देंगे, या हम कह सकते हैं कि एसिड के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब यदि हमारी मिट्टी एल्कलीन है, उसमें क्षारीयता है, तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसी कंडीशन में हम उसमें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो गया या फिर जैसे खाद हो गई, तो वो हम ऐड कर देंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, वो क्या होता है, उनका नेचर थोड़ा एसिडिक होता है। तो क्या करेंगे, अगेन ये चूंकि एसिड होंगे तो सॉइल के बेसिक नेचर को, अल्कलाइन नेचर को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से पीएच चेंजेस भी पौधों को प्रभावित करता है। अब कैसे हम पता कर सकते हैं कि मिट्टी में अम्लीय है या क्षारीयता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए 2 ग्राम मिट्टी ले लीजिए और उसे 5 ml वाटर में एक टेस्ट ट्यूब में घोल दीजिए, छान लेंगे उसको हम उसके बाद में, और वो जो फिल्ट्रेट है, जो छाना हुआ पदार्थ है, उसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम टेस्ट करेंगे तो जो कलर चेंज आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का, उसको हम पीएच स्केल से मैच करके देख लेंगे कि पीएच वैल्यू कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। पीएच वैल्यू अगर कम आएगी तो सॉइल एसिडिक है, पीएच वैल्यू ज्यादा आ रही है तो सॉइल एल्कलाइन होगी। अब क्या होता है कि पीएच चेंजेस का एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी वर्क करती है पीएच रेंज 7.0 टू 7.8 तक। अब यदि बारिश का पानी 5.6 से पहुंच जाए या उससे कम हो जाए
तो हम क्या कहेंगे उसे? एसिड रेन। एसिड रेन क्यों कहेंगे? क्योंकि उस पानी में एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, और ऐसा पानी या ये जो एसिड रेन वाटर है, ये अगर झीलों में, नदियों में चला जाएगा तो क्या होगा? वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेक में और नदियों में जो भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वनस्पति है, वो सब भी इससे प्रभावित होंगी, नष्ट हो जाएंगी, उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। तो क्या किया जाता है कि देखिए, अगर एसिड रेन की वजह से अगर पानी का एसिडिटी बढ़ गई है लेक या वाटर के, तो जनरली क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रकृति है वो है बेस, क्षारीय प्रकृति है, और क्षारीय प्रकृति होने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के इफेक्ट को। इसी प्रकार देखिए कि क्या होता है कि ये जो एसिड है वो हमारे सौर मंडल में और ग्रह पे भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे वीनस, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे व्हाइट येलो कलर के क्लाउड्स हैं, बादल हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स के, जो उसको पूरी तरीके से कवर कर रखा है उन्होंने। और इसी एसिड की वजह से, क्योंकि इतनी मात्रा में ये एसिड उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो वहां लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, जीवन अस्तित्व में नहीं है। वहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। देखिए, कई पौधे और जंतु ऐसे हैं जो शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं कि अपने एनिमी की बॉडी के अंदर वो एसिड या बेस को इंजेक्ट कर देते हैं, और इस तरीके से वो अपने आप को शत्रु से बचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए कि ये हनी बी दिख रही है। हनी बी क्या करती है? मधुमक्खी जब किसी पर्सन को स्टिंग करती है, दंश मारती है, तो वो एक एसिडिक लिक्विड उसकी स्किन में इंजेक्ट कर देती है, जिससे बहुत तेज दर्द होता है, इरिटेशन होता है। तो चूंकि एसिडिक नेचर है उसके स्टिंग का, तो क्या कर सकते हैं हम? बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। बेकिंग सोडा, जैसा कि हम जानते हैं, बेकिंग सोडे का नेचर क्या है? बेस। बेकिंग सोडा क्षारीय नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, तो वो एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा और दर्द से आराम मिलेगा। लेकिन जब एक वास्प, ततैया किसी पर्सन को दंश मारता है, तो वो क्या करता है? एल्कलाइन इंजेक्ट करता है स्किन के अंदर। तो चूंकि ये एल्कलाइन इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हम कोई माइल्ड एसिड हो जैसे कि विनेगर, तो उसे जब अप्लाई करेंगे तो हमें उससे आराम मिलेगा। तो यहाँ आपको याद रखना है, हनी बी जो इंजेक्ट करती है उसका नेचर है एसिडिक, और वास्प जो इंजेक्ट करता है दंश, उसका नेचर है एल्केलाइन। अब ऐसे ही देखिए, चींटी भी है, वो भी दंश मारती है। वो क्या करती है? मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, और जिससे कि क्या होता है? जलन होती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? चूंकि मेथेनोइक एसिड है, तो इसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज किससे कर सकते हैं? बेकिंग सोडा को यूज करते। अब क्या है, देखिए, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, कुछ प्लांट्स भी हैं जिनका बहुत ही पेनफुल स्टिंग्स, यानी कि दंश, बहुत ही दर्द वाला दंश होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी डायग्राम में देखिए कि ये एक नेटल लीव की दिख रही है आपको। नेटल एक प्लांट है, जंगल में पाया जाता है, वाइल्ड हर्बेशियस है, और ये आप देखिए इसके यहाँ पर ये इसके स्टिंग्स आपको नजर आ रहे हैं तीखे तीखे से। तो क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटली अगर कोई पर्सन इन पत्तियों को छू लेता है, तो ये जो लीव्स है ये मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं, और जिससे क्या होता है? बहुत तेज जलन होती है। तो चूंकि ये भी मेथेनोइक एसिड है, एसिड के प्रभाव को किससे न्यूट्रलाइज करेंगे? वेरी गुड, बेकिंग सोडा से। तो बेकिंग सोडा लगाकर हम उस बर्निंग पैन से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, प्रकृति भी बहुत कमाल की होती है। प्रकृति ने इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय किया हुआ है। यहाँ आप साथ में देखिए, ये जो आपको पौधा दिख रहा है, इसे कहते हैं डॉग प्लांट। तो क्या होता है कि जहां पर भी ये नेटल प्लांट्स उगे होते हैं, उसी के साथ में नीचे ये डॉग प्लांट्स भी होते हैं। तो ट्रेडिशनली क्या किया जाता है कि अगर किसी को ये लीव्स का स्टिंग हो गया, अगर ये दंश इसका, पत्तियों का, नेटल लीव्स का किसी को लग गया है, तो ये जो डॉग प्लांट है इसकी पत्तियों का लेप लगा दिया जाता है।
तो ये डॉग प्लांट्स का नेचर क्या है? बेस नेचर होता है। इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं बेसिक नेचर के, जो क्या करते हैं कि नेटल लीव्स के एसिडिक मेथेनोइक एसिडिक प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आराम मिलता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एसिड और बेस के बारे में। एसिड कितने टाइप्स के हैं, एसिड की कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि तनु अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा वीक बेस क्या है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं और इनके यूज क्या है, ये सारा हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।